Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on article namely Ensuring Sovereign Default by Mansoor Hassan Khan. तो आज हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो हम इसका टाइटल देखते हैं, एंश्योरिंग सॉवरेन डिफॉल्ट। इसका क्या मतलब है, यानी कि इंश्योर करवाया जाए सॉवरेन डिफॉल्ट को। ठीक है, यानी कि हम अपनी किस तरह से इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं, हमने जो भी डेट्स लिए हुए हैं, बैरूनी ममालिक से जो कर्जे लिए हुए हैं, उनको हम वापस किस तरह कर सकते हैं, ऐसी कौन सी जो है वो इकदामात हमें उठाने की ज़रूरत है और हम इनको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसको इंश्योर करवाया जाए। तो अब आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं, आपको साथ साथ ये समझ में आता जाएगा। Okay, ji, let's start. The most conspicuous aspect of our national discourse on the imminent sovereign default of the country is an absence of any discussion on how we reach this point and the way out. यानी कि वाज़ह तौर पर एस्पेक्ट देखा जाए, हमारा जो डिफॉल्ट है, जो सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ कंट्री जा रहा है, इसकी वजह क्या है कि एब्सेंस है डिस्कशन की, इत्तेहाद की कमी है, सॉलिडारिटी की कमी है, कि हम ये एक साथ बैठकर ये सोचें कि हम इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे हैं और इससे निकलने का रास्ता क्या है। आगे कहते हैं, द प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी इज दैट पाकिस्तान शुड बोरो इट्स वे आउट ऑफ इट्स फॉरेन डेब्ट्स. Further loans from friendly countries are seen as the cure rather than a stopgap arrangement which will allow Pakistan breathing space to address the fundamental flaws that landed it in this quagmire. ठीक है, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि रेमेडी तो ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने जितने भी कर्जे लिए हैं, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को इस कदर स्ट्रांग करे कि वो तमाम कर्जे वापस करे। अगर पाकिस्तान उन कर्जों को वापस करेगा, तभी पाकिस्तान इस दलदल से बाहर निकल सकता है। और जो है इसकी रेमेडी आमतौर पर क्या कंसिडर की जाती है, आमतौर पर ये कंसिडर की जाती है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे अगर हम लोन्स ले लेंगे तो ये एक क्योर समझा जाता है, मगर ऐसा नहीं है। बल्कि पाकिस्तान उससे निकलने की बजाय एक सांस लेने का एक स्पेस पाकिस्तान को मिलने की बजाय, पाकिस्तान के फ्लॉज बेहतर होने की बजाय, पाकिस्तान इस दलदल में मजीद जो है वो जाता जा रहा है, गिरता जा रहा है। We are told that if we only double our exports and just the inflows of foreign direct investment increase, our economy will stabilize. Sadly, no one tells us how we achieve these and similar simple objectives. यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें सिर्फ ये बता तो दिया जाता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बेहतर करें, उसे इस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मगर हमें ये प्रॉपरली जो है गाइड नहीं किया जाता कि हम इस चीज़ को अचीव कैसे करेंगे। Regrettably, the theory of law and development never received attention or recognition in Pakistan, as we are unable to appreciate that a robust legal system plays a major role in the economic development of the country. और ये भी बहुत रिग्रेट की बात है हमारे लिए कि जो थ्योरी ऑफ लॉ डेवलपमेंट है उसको कोई अटेंशन नहीं दी जाती कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यही जो चीज़ है मेन, लॉ एंड डेवलपमेंट जो थ्योरी है, यही मेन रोल जो है, मेजर रोल अदा करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब वो कैसे अदा करती है आपको बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये आगे चल के। कहते हैं, द इकोनॉमी इज टू सीरियस अ मैटर टू बी solely left to a few bureaucrats, bankers and economists, which is the case in Pakistan. Pakistani lawyers don't bother to participate in the economic policy making processes, since more than 99% of them are litigators, and a defective court system assures them more work. Any litigation, no matter how frivolous, is always welcome. यहाँ पर बताया जा रहा है कि इकोनॉमी के मैटर जो हैं वो तमाम के तमाम से ब्यूरोक्रेट्स, बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट पर छोड़ दिए जाते हैं, और किसी किस्म का कोई लॉयर भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता। उनको भी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, मगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते। और ज़्यादातर जो 99 परसेंटेज हमें मिलती है वो तो हमें लिटिगेटर्स की ही मिलती है। ठीक है, लिटिगेटर्स अब कैसे होंगे? लिटिगेटर्स यानी कि यहाँ पर वो डिस्प्यूट के सेंस में ले रहे हैं। ठीक है, लिटिगेटर्स ऐसे जो कि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट में पड़े हुए हैं। Why would they reform a system whose deficiencies keep them in business? Only the litigators become law ministers, generals, advisors to the government, and the judges of the Supreme Court and the High Court, who have thrived on litigations all their lives and who do not wish to rock the boat. ठीक है, अब वो कहते तो यही हैं कि वो अब रिफॉर्म्स नहीं लाते, इन डेफिशिएंसीज जो पाई जाती हैं उनमें नहीं इस तरह से कोई भी अपना रोल प्ले करते। वो लॉ मिनिस्टर्स बन जाते हैं, अटॉर्नी जनरल्स, एडवाइजर्स, ठीक है, बन जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो बन जाते हैं, और कहते भी ये हैं कि हम रॉक द बोट नहीं करना चाहते, यानी कि हम किसी किस्म की किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, किसी को अपसेट नहीं करना चाहते।
Pakistan has one of the highest per capita number of lawyers in the world. If you have a hammer in your hand, then everything looks like a nail. ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की जो बहुत ज्यादा मेजोरिटी है वो मुश्तमिल ही लॉयर्स पर है, और जब आपके हाथ में हैमर होता है तो आपको हर चीज नेल ही लगती है कि कील को ठोक दो. If litigation is all that you know that then everything has to end up in a court. अगर आप समझते हैं कि litigation यही सब कुछ है तो यहाँ पर end up होता है. Litigation means a dispute. A disputes are never good for business. और litigation का मतलब यहाँ पर dispute है, लड़ाइयाँ हैं, लेकिन एक्चुअली में ये dispute businesses के लिए बेहतर नहीं है. अगर हम dispute ही रखेंगे, अपने लॉ को बेहतर नहीं करेंगे, तो ऐसे में हम अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर नहीं बना सकेंगे. यहाँ पर एक्चुअली में वो रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं. कहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं? लॉयर्स, ठीक है, कमर्शियल लॉयर्स को एक प्रॉपर तरीके से अपना काम करना चाहिए, इसकी तरफ वो इशारा दे रहे हैं. कहते हैं इन एडवांस्ड इकोनॉमीज लिटिगेशन इज जस्ट वन एरिया ऑफ लॉ प्रैक्टिस. इट इज नेवर द एंटायर लॉ प्रैक्टिस सिंस लिटिगेशन इज नॉट द लाइवलीहुड ऑफ दोज लायर्स. इंस्टेड ऑफ डिस्प्यूट्स दे वांट more and more business transactions which generate more and more fees for them. More business transactions translate into more economic growth for the country and more prosperity for the lawyers. The legal practice in Pakistan is yet to catch up with this reality. अब वो बता रहे हैं कि डिफरेंट जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, जो मजबूत इकोनॉमीज हैं, वहां पर इसको एक प्रॉपर तरीके से लॉ को प्रैक्टिस किया जाता है. वहां पर इसको प्रॉपर तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा जनरेट किया जाता है. यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन से मुराद वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं. ठीक है, इकोनॉमी को ग्रो किया जाता है, और वो ग्रोथ कौन करते हैं, उसमें ज्यादातर किरदार किसका होता है? लॉयर्स का होता है. किन लॉयर्स का? कमर्शियल लॉयर्स का. ठीक है, कमर्शियल लॉयर्स कौन से होते हैं? एक्चुअली कमर्शियल लॉयर्स इज अ लॉयर इज अ प्रोफेशनल हु प्रैक्टिसेस एक्चुअली कमर्शियल लॉ. ठीक है, कमर्शियल लॉयर जो होते हैं वो डील करते हैं विद बिजनेस ऑपरेशन सच एज ट्रेड, सेल्स, बिजनेस स्ट्रक्चर एटसेट्रा. ठीक है, अगर वो इस हवाले से अपना बेहतर किरदार अदा करेंगे तो कमर्शियल लॉयर्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर कर सकते हैं. ठीक है, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान डिस्परेटली रिक्वायर्स ट्रेन्ड कमर्शियल लॉयर्स एंड जजेस. तो पाकिस्तान को वाकई ही बहुत जरूरत है किनकी? ट्रेन कमर्शियल लॉयर्स और जजेस की. ठीक है, जो वाकई ही अपनी ईमानदारी के साथ जो है वो प्रॉपर काम करें और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएं. अवर जजेस जनरली लैक इंडिपेंडेंस एंड कैपेसिटी. अब वो यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं किन पर? जजेस पर, कि जनरली हमें लैक ऑफ इंडिपेंडेंस और कैपेसिटी नजर आती है किन में? जजेस में. इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, अब वो यहाँ पर फैक्ट भी दे रहे हैं कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का रैंक कितना है? 129 आउट ऑफ 140 कंट्रीज है. उसके अलावा अगर हम इसको फंडामेंटल राइट्स कैटेगरी में देखें तो तब भी पाकिस्तान 123 है 140 में. ठीक है, वाइल इन सिविल जस्टिस इट इज 125 आउट ऑफ 140. Although the canons of professional conduct require lawyers to plead their clients' cases with zeal, devotion and fearlessness, this is only a myth in Pakistan. Actually में होना तो यही चाहिए कि एक लॉयर अपने क्लाइंट का केस पूरे जील, पूरे जोश, डिवोशन, fearlessness के साथ करे. ठीक है, उसको लड़े. लेकिन ये पाकिस्तान में सिर्फ एक myth ही दिखाई देती है. Because on account of the lack of accountability of judges, our lawyers have become dependent on their goodwill to win cases instead of fighting on the merits of their cases. क्योंकि वो लॉयर्स उनका साथ देने की बजाय किसका साथ दे रहे होते हैं? एक्चुअली में वो देख रहे होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं जजेस के मूड पर, कि जो भी जजेस के पेश नजर जो कुछ होगा फैसला वही होगा. इट इज नॉट अनकॉमन फॉर अ लॉयर टू थ्रो हिज क्लाइंट्स केस और नॉट टू विगोरियसली परस्यू इट इफ द जज इज predisposed. A lawyer has several cases fixed before the same judge and it may be sensible for him not to displease him. एक्चुअली में यहाँ कहा जा रहा है कि एक लॉयर ये एक अनकॉमन बात नहीं है, क्योंकि एक लॉयर जो है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, ठीक है, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में एक लॉयर जो है वो ही फैसले करेगा या उसी चीज को परस्यू करेगा जो कि प्रीडिस्पोज्ड होगी किसकी तरफ से? जज की तरफ से. क्योंकि उसी जज के सामने उसे बहुत से जो है वो केसेस को देखना होता है, तो उसके लिए सेंसिबल यही होगा कि वो डिस्प्लेस ना करे जज को. At times, the lawyers are reluctant to even go into appeal, fearing the displeasure of judge against whose decision the appeal is being filed. Sadly, the clients remain clueless about these invisible dynamics. तो ऐसे में क्या होता है? lawyers के ऐसे करने पर, क्योंकि वो डिस्प्लेयर के लिए कर रहा होता है, किसके? प्लेयर के लिए कर रहा होता है, जज के लिए,
और उसको इस चीज़ का खौफ होता है कि कहीं डिस्प्लेयर ना हो जाए जज का, यानी कि जज जो है वो उनसे नाराज़ ना हो जाएँ। तो इस हवाले से वो ऐसा करते हैं, मगर बेचारे यानी कि सैडली हम ये देख सकते हैं कि जो क्लाइंट्स हैं वो इस हवाले से अभी भी बेचारे क्लूलेस ही रहते हैं। The enforcement of contracts is virtually non-existent in Pakistan, except for Karachi, where the High Court has the original civil jurisdiction of any civil dispute of a certain monetary threshold. In the rest of the country, even the most complex and challenging contractual and commercial disputes worth billions of dollars come before the civil courts, whose judges are inexperienced and frequently perceived as tainted. In commercial matters, these judges lack the ability which can be gleaned from their judgment. यहाँ पर कहा जा रहा है कि तमाम कोर्ट्स में ही ऐसा देखने को मिलता है, सिवाय यहाँ पर कराची की बात की जा रही है कि वहाँ पर ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन को ही में ही जो है वो केस को देखा जाता है। कोई भी सिविल डिस्प्यूट हो उसको एक सर्टेन मॉनेटरी थ्रेशोल्ड में देखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट क्या कहते हैं ये, द असाइनमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स केसेस टू देम इज एनालॉगस टू आस्किंग अ साइक्लिस्ट टू फ्लाई अ जेट। तो ऐसा ही होगा, जो न्यू जजेस आते हैं वो इनएक्सपीरियंसेस लगते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको टेंटेड समझ लिया जाता है। तो ऐसे में ये ऐसा ही हुआ जैसा कि एक साइकिल चलाने वाले को जेट चलाने का कह दिया जाए। Regrettably, many judges in the superior judiciary too are perceived as lacking expertise in commercial laws. One example is the Supreme Court inept handling of the Rakodik case, culminating in an international arbitral award against Pakistan of more than $6.5 billion. अब इनमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी कोट की है यहाँ पे उन्होंने कि यही एक लैकिंग जो है वो पाई जाती है जो हमारे पास सुपीरियर जुडिशरी है वहां पर भी रेकोडिक केस के अंदर। ठीक है, रेकोडिक केस के हवाले से बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, not many lawyers will publicly comment on the capacity of our judges of some of the reasons explained above. A judge who dislikes a lawyer can effortlessly destroy his career by denying relief to his client or by simply keeping his cases pending indefinitely. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर जज को डिस्प्लेस किया गया तो उस लॉयर की जो एफर्ट है वो जाया जाएगी और उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। द अल्टीमेट रेमेडी, तो अल्टीमेट रेमेडी क्या है, ऑल्दो इल्यूजनरी, ठीक है, जो अल्टीमेट रियलिटी नजर आती है वो इल्यूजन के अंदर ही नजर आती है, इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड नाउ देयर इज वेटिंग पीरियड ऑफ अराउंड 3 years बिफोर एन अपील कम्स बिफोर इट। सो स्मार्ट लॉयर वुड सिंपली कीप हिज माउथ शट। तो उसके लिए एक लॉयर के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपना माउथ जो है वो शट ही रखे। द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ इज अवर आउटडेटेड एंड इनइफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम। पाकिस्तान नीड्स सोफिस्टिकेटेड फॉरेन इन्वेस्टर्स हु कम हियर विद कैपिटल, सुपीरियर टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट skills. Such investors don't pay bribes, no matter how large or small the quantum, and cannot wait forever for justice for the local courts. ठीक है, यहाँ पर वो बताई जा रही है कि ऑब्स्टेकल मेन यही है इकोनॉमिक ग्रोथ में कि हमारा जो आउटडेटेड जुडिशियल सिस्टम है इसको बेहतर बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टर्स यही देखते हैं कि कहाँ पर जो है वो प्रॉपर जो है वो उनको एक सिक्योरिटी मिले, ठीक है, ताकि वो ब्राइब्स भी ना दें, चाहे वो कितना भी मिकदार कितनी है। जो केस है या मैटर ये नहीं करता कि लार्ज है या स्मॉल है क्वेंट्रम्स, लेकिन जो है उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए तो तब ही इन्वेस्टर्स भी मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो वो किसी और मुल्क के अंदर जो है इन्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। These investors expect a dependable legal system that ensures to their investments a minimum level of protection. Unlike local investors, foreign investors have 195 other countries to choose from. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात की गई है कि उनको अगर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी तभी वो इन कंट्रीज में से आपको चुनेंगे। ठीक है ना, 195 कंट्रीज में से। पाकिस्तान desperately requires trained commercial lawyers and judges now. ठीक है, पाकिस्तान को इसी वजह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए भी, अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर करने के लिए जो है वो desperately require हैं trained commercial lawyers and judges as well. If we can allow the UK universities to offer English law LLB degree to Pakistan-based law students, which are also recognized by our bar councils, what stop us from establishing specialized commercial courts staffed by retired and serving competent judges from other common law jurisdictions? तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि अगर इंग्लिश लॉ एलएलबी डिग्री को अलाउ किया जाए यूके यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो रिकॉग्नाइज करें वार काउंसिल भी, तो ऐसी कौन सी चीज है जो रुकावट बन रही है? तो रुकावट की वजह जो आपको ऊपर बताई गई हैं वही सब हैं। देयर इज अ कन्वेंशन इन द कॉमन लॉ कंट्रीज वेयर जजेस कैन रोटेट फ्रॉम वन jurisdiction टू another. What stops us from adopting this convention only to save Pakistan from economic collapse? तो वो बता रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज के अंदर तो जो जजेस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह रोटेट भी कर रहे होते हैं, अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम पाकिस्तानी होने के नाते यानी पाकिस्तान में ये चीजें क्यों नहीं
नहीं अडॉप्ट कर सकते तब, ताकि हम जो है वो इकोनॉमिक कोलैप्स को होने से बचाएं, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाएं, लेकिन हम चीजें ऐसी क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे, ये उनका सवाल है। एज एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर, ये कहते हैं, एज एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर आई कैन एश्योर द नेशन दैट द एग्जिस्टिंग लीगल सेटअप कैन ओनली गारंटी द इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ द कंट्री एंड दैट टू इज परपिचुइटी। तो ऐसा एक लॉयर होने के नाते वो यही बताना चाहेंगे कि इसकी गारंटी तभी दी जा सकती है, इकोनॉमिक कोलैप्स से कंट्री को तभी बचाया जा सकता है, जब हमेशा के लिए इनके बताए गए मेजर्स को जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, इकदामात उठाए जाएंगे और ये चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो राइटर है, एडवोकेट हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।